गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 4 महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का गुणनखंड व महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? गुणनखंड यानी कि फैक्टर। हम जानते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। यदि कोई प्राकृतिक संख्या b किसी अन्य प्राकृतिक संख्या a का गुणनखंड हो तो संख्या b संख्या a को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, अपवर्त्य क्या होते हैं? 3, 6, 12 आदि 3 के अपवर्त्य कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रत्येक 3 से विभाजित हो जाता है, अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के अपवर्त्य उसके 1, 2, 3, 4 गुने होते हैं। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के अपवर्त्य वे प्राकृतिक संख्याएं जो उससे पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है बच्चों, किसी प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य स्वयं संख्या होती है। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के सबसे बड़े अपवर्त्य का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या b प्राकृतिक संख्या a का गुणनखंड हो तो संख्या a संख्या b का अपवर्त्य होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। वह संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तथा जो संख्या स्वयं तथा एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कैसी हो गई? 2, 4, 6, 8, 10 ये सब भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्या है। या तो ये 1 से जाएंगी या ये 13 एक है, या तो 1 से जाएगा या फिर 1 से ही जाएगा। 3 है या तो 1 से जाएगा या फिर 3 से स्वयं से जाएगा, ना 2 के पहाड़े में ना आएगा ना 1 के में। तो ये हो गई अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य है और ना भाज्य है। ठीक है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि 2 क्या होगी? या तो 1 के पहाड़े में आएगी या 2 के स्वयं के, तो ये अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। अब पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अर्थात 4 और 9 सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं में एक सम तो दूसरी विषम हो सकती है। सहअभाज्य संख्याओं में दोनों विषम हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्याओं में दोनों संख्या सम नहीं हो सकती, दोनों अभाज्य सदैव सहअभाज्य होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के सामान्य गुण पढ़ेंगे। निम्न सारणी को देखिए। 30 बराबर 10 गुना 3, 40 बराबर 10 गुना 4, 70 बराबर 10 गुना 7। अब क्या है? 10 बराबर 2 गुना 5, 10 बराबर 2 गुना 5, 10 बराबर 2 गुना 5। 30 बराबर 2 गुना 5 गुना 3, 40 बराबर 2 गुना 5 गुना 4 और 70 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। तो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होती है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 किससे भाग नहीं होगी, पर 10 तो होगा। 10 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुना 5, और तो 30 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3। ठीक है,
नियम नंबर 2 है, यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य गुणनखंडों से विभाजित हो तो वह संख्या उस सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होती है। जैसे कि 30 बराबर में 2 गुना 5 गुना 3 होगा। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 2 दी हुई संख्याओं का गुणनखंड हो, कोई संख्या 2 दी हुई गुण संख्याओं का गुणनखंड हो तो वह संख्या उनके योगफल का भी गुणनखंड होती है। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे उसका भी गुणनखंड वही संख्या होगी। नियम नंबर 4, यदि कोई संख्या 2 दी हुई संख्याओं का गुणनखंड हो तो वह संख्या उनके अंतर का भी गुणनखंड होती है। घटाएंगे तो भी उसका गुणनखंड भी होगी। अब हम क्या करेंगे, विभाज्यता की जांच। यह ज्ञात करने के लिए कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाज्यता होती है, वास्तविक भाग की क्रिया करते हैं। कभी कभी इससे अधिक समय में श्रम लगता है। इसके कुछ निम्नलिखित नियमों की जानकारी होने से लंबी क्रिया से बचा जा सकता है। कैसे, अगर संख्याओं की 2 से विभाज्यता देखनी है तो कैसे पता चलेगा, सभी सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब सम संख्याएं, अर्थात जिन संख्याओं की इकाईकांक 2, 0, 2, 4, 6, 8 वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 132, 45,678, 23,194 आदि। अब क्या देखना है, संख्याओं की 3 से विभाज्यता कैसे पता चलेगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 219 के अंकों का योग 2 जमा 1 जमा 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 3 से पूर्णतः विभाजित है तो 219 3 से भाग होके 73 होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, संख्याओं की 4 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1 2 3 2 4 में इकाई व दहाई से बनी संख्या 24 है। 24 क्या है, 24 4 के भाड़े में आता है तो 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 1 2 3 2 4 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संख्याओं की 5 से विभाज्यता। कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या में इकाईकांक 0 या 5, जैसे 3320, 210, 2175 आदि सभी 5 से विभाजित है। 5 वाली में 0 और 5 होगा तो 5 से विभाजित होंगी। संख्याओं की 6 से विभाज्यता। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 3 से पूर्णतः विभाजित होती है वह 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, क्योंकि 6 बराबर होते 2 गुना 3। जो 2 और 3 से विभाजित है या तो उसके इकाई, क्या 2 के क्या रूल है कि या तो उसका इकाईकांक 2 सम संख्या है 2 4 6 8 या 0, और 3 में क्या है उस संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 72 है, 2 व 3 व 6 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखेंगे संख्याओं की 7 से विभाज्यता कैसे पता चलेगी। किसी संख्या की यदि 7 से विभाज्यता की जांच करनी हो तो संख्याओं की इकाई का अंक घटाकर शेष संख्या में इकाई के अंक को दुगुना करके घटाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक 7 के सरल गुणज में नहीं आ जाती। जैसे इसका ट्रिक देखते हैं, क्या है, 2394 की 7 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या करना है, 2394 से इकाईकांक 4 हटाने पर 239 हो गया, 4 का दुगुना 8 इनमें से घटाने पर 239 में से 8 घटाया तो 231 बचा। अब पुनः 231 में से 1 को हटाने पर 23 बचा और 1 का दुगुना 2 हो गया और उसको घटा दिया, 23 में से 2 गया 21 बचा। 21 7 से विभाज्य है, क्योंकि 21 7 से विभाज्य है अतः 2394 भी 7 से विभाज्य होगी। पहले क्या करेंगे, कोई एक बड़ा अंक है उसका इकाई हटाएंगे और उस अंक को लिखेंगे, इकाई को दुगना करके उसमें से घटाएंगे, फिर जो अंक आएगा उसको तब तक सरल करेंगे जब तक वो 7 छोटी अंक में सरलता में नहीं आ जाता। अब हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं की 8 से विभाज्यता।
यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़े के तीनों सभी पर शून्य हो या तीनों स्थानों के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। या तो तीनों अंक शून्य है, इकाई दहाई सैकड़ा शून्य है, या फिर इकाई दहाई सैकड़ा से बने अंक 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो विभाजित होगी। जैसे 3000 और 3128 दोनों 8 से विभाज्य हैं। क्यों? 1, 2 और 8 है और ये 128 8 से विभाज्य है। इसे संख्याओं की 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का अपवर्त्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि ऐसा ना हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे अपवर्त्य हो, 9 का अपवर्त्य हो, 7, 2, 8, 1 के अंकों का योग 7, 2, 8, 1 अर्थात 18 है, जो 9 का अपवर्त्य अतः 7, 2, 8, 1 9 से विभाज्य होगी। उन तीनों को जोड़ेंगे, अगर वो 9 का अपवर्त्य है तो विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? संख्याओं की 10 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 70, 130, 1500 में सभी 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? संख्याओं की 11 से विभाज्यता। ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई से प्रारंभ कर दाएं से बाएं की ओर क्रम में विषम स्थानों के अंकों के योगफल तथा सम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर शून्य अथवा 11 का अपवर्त्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे इसमें एक क्या है, पहले संख्या है 803, पहले क्या लेनी है, पहली और तीसरी का योग 11 आ गया और दूसरी शून्य है तो इसका अंतर 11 ही आ गया। ये 2, 7, 6, 1 है। सबसे पहले 1 और 7 यानी कि विषम संख्या और स्थान के योग 8 हो गया और ये हो गया 2 और 1, 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, तो ये दोनों संख्या 11 से विभाज्य है। पहले क्या करना है, सम संख्या का योग करना है, विषम संख्याओं का योग करना है, दोनों में से एक दूसरे को घटाना है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए अंतर, तो वो विभाज्य होगी। अब इसकी प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही हो तो गलत सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, एक संख्या 8 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य होगी। अगर वो 8 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य होगी, हाँ बिल्कुल होगी, तो ये हो गया सही। दूसरा है, एक संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि 2 भी सम है और 8 भी सम है, तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी के तीनों आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं के जोड़ों में परस्पर अभाज्य संख्याओं के जोड़े ढाटिए। अभाज्य संख्या मतलब जो एक दूसरे से भाग नहीं होती। पहला 2 और 9 है, ये एक दूसरे से भाग होंगी। 2 के पाड़े में 9 आता है? नहीं आता, तो ये नहीं होंगी। दूसरा 1 और 8 है, 1 तो सबसे भाज्य है तो इसलिए ये होगी, बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाइए। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 12 है, इसके अभाज्य पहले बनाएंगे, पहले इसके गुणनखंड बनाएंगे। 2 से हो जाएगा, 2 तिया 2 छिंग होते हैं 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2, ये किसी से भाज्य है संख्या है तो 1 और 2 के अलावा किसी पाड़े में आता? नहीं आता। ये 2 1 और 2 के पाड़े में नहीं आता। 3 भी अभाज्य संख्या, इसलिए ये इसके गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, बाकी के आप स्वयं करेंगे, इसी की तरीके से होंगे। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? कैसे पता चलेगा 2 से विभाज्य है?
इकाई अंक पहला देखते हैं, 1 3 9 6 0 है, तो क्या है, 2 का भाज्य का नियम क्या है कि या तो इकाई अंक 0 होना चाहिए या 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या है, 1 3 9 6 0 है, तो ये सम संख्या है, हाँ है, तो ये विभाज्य है, तो ये हो गया हाँ है। दूसरा है 7 3 5 9 3 है, ये विभाज्य है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इकाई अंक 3 है और ये सम नहीं है, तो ये विभाज्य नहीं है। बाकी के दोनों आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 3 से विभाज्य चुनिए। अब 3 से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारी संख्याओं का जोड़ देके, सारी संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, क्या है 1 जमा 0 जमा 4 जमा 6 जमा 3 जमा 1, 6 1 और 0 1, 4 और 1 5, 6 और 5 11 और 3 14 और 1 15, 15 है 5 से भाज्य, 15 है 5 से भाज्य, बिल्कुल है, 3 पंजे होते हैं 15, तो यानी कि ये 5 से 3 से भाज्य है, ठीक है, यानी कि ये अंक 3 से भाज्य है, ठीक है, तीनों बाकी आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से 4 से भाज्य चुनिए। 4 से भाज्य के लिए क्या करना पड़ता है हमें, क्या करना होता है 4 से भाज्य के लिए, 4 से विभाज्यता कैसे देखते हैं कि इकाई और दहाई के अंक या तो 4 से विभाज्य है तो मतलब विभाज्य होंगे, तो ये 0 0 है और ये सम संख्याएं और 4 से विभाज्य होंगे, यानी कि ये विभाज्य है, ठीक है, बाकी सारे आप स्वयं करेंगे। 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या चुनिए। पहला है 5 7 9 0, 5 से विभाज्य संख्या कैसे पता चलेगी, या तो इकाई अंक 0 है या 5 है, तो वो 5 से विभाज्य है, यानी कि ये है, क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 है, अगर ये जैसे 6 है तो ये विभाज्य नहीं होगी। बाकी के सारे पार्ट आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 6 से विभाज्य संख्या चुनिए। अब क्या करना है, पहला है 7 3 1 5 6, 6 से विभाज्य कैसे पता चलेगा, या तो वो 2 से विभाज्य है या वो 3 से विभाज्य है संख्या, तो वो 6 से विभाज्य होगी, ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य है क्योंकि इसका इकाई का 6 है और 6 एक सम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये विभाजित है, ये विभाजित है, बाकी तीनों आप स्वयं करेंगे। 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 8 से विभाज्य संख्या चुनिए, ठीक है, 8 से विभाज्य संख्या में कैसे पता चलेगी, 8 से विभाज्य संख्या कैसे पता चलेगी, 8 से विभाज्य में इकाई दहाई सैकड़ा, या तो ये 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो ये 9 9 और 2 है, ये 8 से विभाज्य है, देखते हैं, या तो 0 इकाई दहाई सैकड़ा या पूर्णतः विभाजित है, 9 9 और 2 देखते हैं 8 से विभाज्य है या नहीं, 8 एकम 8 बचा 1 9, 8 दूनी 16 बचा 3 2, 8 चौक होते हैं 32, यानी कि ये 9 9 2 इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभाज्य हैं, तो ये संख्या विभाज्य हुई, हाँ, ये संख्या विभाज्य है, ठीक है, बाकी के तीनों पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 9 से विभाज्य संख्या चुनिए, ठीक है, पहला मैं कराती हूँ, बाकी आप
स्वयं करेंगे। क्या करना है 9 से विभाज्य में? इस अंक को जोड़ना है, और अगर वो 9 का अपवर्त्य है तो विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं। जोड़ेंगे इस अंक को। 5 जमा 1 जमा 9 जमा 3 जमा 8 जमा 9 बराबर 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 8 36, 36 और 9 45, तो ये हो गया 45, और ये 9 का अपवर्त्य है। हाँ हैगा, 9 का अपवर्त्य है ये, तो ये विभाज्य है। तो ये संख्या विभाज्य। हाँ, बाकी की तीनों पार्टा स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे 11वां। निम्नलिखित में से 10 से विभाज्य संख्या चुनिए। 10 से विभाज्य संख्या के लिए हमें क्या करना होता है? अंत में जो इकाई अंक है वो शून्य होना चाहिए, तो वो 10 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। पहला क्या है? 7 5 9 8 4 शून्य है, तो ये शून्य है, ये विभाजित है, तो ये होगी। ये वाली नहीं होगी क्योंकि इसमें 7 है। ठीक है, बाकी के दोनों आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे 12वां। ये थोड़ा ट्रिकी है, देखिएगा। निम्नलिखित में से 11 से विभाजित संख्या बतानी है। अब हमें 11 से विभाजित के लिए क्या करना होता है? सम संख्या को जोड़ना होता है, विषम संख्या को जोड़ के दोनों में से एक दूसरे को घटाना होता है। या तो उसको 11 आना चाहिए अंतर, या शून्य, तो वो विभाजित है। कैसे? आओ पढ़ते हैं। पहले कौन कौन ए संख्या लेते हैं। 3 है, 8 है, 5 है, 1 2 4 3 और 5, ये संख्या है। पहले हम लेंगे विषम संख्या। 5 जमा 4, 5 जमा 4 जमा 1 जमा 8, ये हो गया 5 और 4 9 और 1 10 और 8 18। ठीक है, अब हम लेंगे सम संख्या। 3 जमा 2 जमा 5 जमा 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13, ये 18 और ये 13। अब विषम में से सम को घटाएंगे, 18 में से 13 को घटाएंगे, ये बचा 5। तो क्या है ये 11 से विभाजित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर आया है इनका अंतर 5 आया है, या तो ये 11 होना चाहिए था, या ये शून्य आता तो ये विभाजित होती। तो मतलब ये विभाजित नहीं है, पहला वाला विभाजित नहीं है। ठीक है, दूसरा करके दिखाती हूँ, देखते दूसरा है या नहीं है। 5 1 9 3 7 6 8, 5 1 9 3 7 6 और 8। पहले लेंगे हम विषम। 8 जमा 7 जमा 9 और जमा 5। अब लेंगे 6 जमा 3 जमा 1। अब ये है, ये हो गया 8 और 7 15 और 5 20 और 9 29, और ये हो गया 6 और 3 9 और 1 10। ये हो गया कितना? 8 और 7 15 और 5 20 और 9 29, 29 में से 10 घटाया तो बचा 19, 19 बचा, तो ये विभाजित नहीं है। ठीक है, ये वाली भी विभाजित नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य रेखा हो तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 84 है, 84 के गुणनखंड क्या होंगे? 42 दूनी 84। अब 42 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 21। ठीक है, 21 के गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 तो ऐसे ही, और 3 गुना 7। अब ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये अभाज्य है, ये किसी और संख्या से भाज्य नहीं, तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। या फिर
4 गुना 21। पहले हम 4 के गुणनखंड करेंगे और 21 के गुणनखंड करेंगे, मतलब हम तब तक गुणनखंड निकालेंगे जब तक कि वो संख्या अभाज्य संख्या में ना परिवर्तित हो जाए। ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अद्वितीय होती है। ठीक है, जहां गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो सकता है। गुणनखंडों का क्रम हमारा कुछ भी हो सकता है। एक तो ये विधि है, एक भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, ये तो हमें आता ही है, लैसे पे निकालना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या होता है, हम जानते हैं कि कुछ किसी संख्या का पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसको गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। संख्या और उसका अपवर्तक 48 है। 48 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48 है, ये अपवर्तक हैं। 64 के हैं 1 2 4 8 16 32 और 64। 72 के हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। तीनों संख्याओं में कौन से अपवर्तक समान है? तीनों संख्याओं में 1 समान है, 2 समान है, 3 नहीं है, 4 तीनों में समान है। ठीक है, 6 नहीं है, 8 इसमें नहीं, 8 समान है, 9 समान नहीं है, 12 समान नहीं है, 18 समान नहीं है, 24 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, बस ये है 1 2 4 और 8। ठीक है, समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा समापवर्तक 8 है, सबसे बड़ा तो 8 है, यही तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। में से पे क्या होगा, सबसे बड़ा समापवर्तक यानी कि 8। अब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जो बड़ी से बड़ी संख्या, जो तीनों या चारों संख्या या दो संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है उन्हें पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 4 के अपवर्तक 1 2 4 और 9 के अपवर्तक 1 3 और 9 है, तो अतः दोनों का समापवर्तक केवल एक ही है, यानी कि 4 और 9 का में से होगा। एक ही अपवर्तक है, अगर इसमें 2 कॉमन होता तो इसका में से होता 2, 4 कॉमन होता तो 4 होता, पर इसमें एक ही है तो यही है। अब पुनः बताएंगे, 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 12 और 18 के अपवर्तक 1 2 3 6 9 18। कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इनके समापवर्तक 1 2 3 तथा 6 है। सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 6, तो में से कितना हो गया, है। सह अभाज्य संख्याओं का में से सदैव 1 होता है। सामान्यतः संख्याओं का में से या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है अथवा उनसे भी छोटी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, गुणनखंड विधि से में से पे ज्ञात करना, कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से, 48 64 तथा 72 के अभाज्य गुणनखंडों को देखिए। 48 के होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 64 के होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 72 के होंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। में से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि को देखते हैं। क्या देखते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर उनमें से एक सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड चुनो। क्या है सबसे छोटा, 2 है सबसे छोटा, तीनों में 2 हमने चुन लिया। वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ हो उतनी ही बार उतार लो। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 बार है। इसी क्रम में उससे बड़े अभाज्य गुणनखंडों को चुनकर वह जितनी बार है सभी संख्याओं के गुणनखंड में सर्वनिष्ठ हो उतनी ही बार उतार लो। ठीक है, उतार लिया। इसी प्रकार सभी सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को उतार लो, सभी का गुणा करके अभीष्ट में से ज्ञात कर लो। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 77 91 72 का में से पे ज्ञात करो।
पहले क्या करेंगे, 77 का हम ऐसे निकालेंगे, 91 का निकालेंगे और 72 का निकालेंगे। अब इनके गुणनखंड, अब ये हो गए 7 के 7 गुना 11 अभाज्य गुणनखंड, 91 के हो गए 7 गुना 13, 72 के ये हो गए। फिर क्या करेंगे, 77, 91, 72 तीनों में कोई भी साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। परंतु हम जानते हैं कि तीनों संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं, एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है, तो फिर एक तो अभाज्य गुणनखंड है। अतः 77, 91, 72 का मैं से क्या हो गया, एक हो, क्योंकि वही अभाज्य गुणनखंड और तीनों में समान है। अब दूसरा देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 120, 240 और 300 का मैं से पैसे क्या करेंगे, 120 का मैं से निकालेंगे, 240 का और 300 का निकालेंगे। तो 120 के तो ये हो गए, 240 के ये हो गए और 300 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी विधि, भाग विधि से मैं से पे ज्ञात करना। दो संख्याएं जब किसी संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है, उनका अंतर भी संख्याओं के भाग होता है। तो जैसे 40 और 24 दोनों संख्या 8 पर भाग हो जाती है, इसका अंतर 40 माइनस 24 बराबर 8, यानी कि अवश्य विभाजित हो जाएंगे। भाग द्वारा हम महत्तम समापत्ति निकालने की विधि इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर विधि है, मान लो हमने दो दी हुई संख्याओं का मैं से ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो, फिर अब जो शेष बचेगा उसे भाजक को भाग दो, नए शेष से पहले शेष को भाग दो। यह क्रिया तब तक दोहराते रहो जब तक शेष शून्य ना आ जाए। अंतिम भाजक ही दी हुई सर्वोत्तम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। उदाहरण एक से समझते हैं, 80 और 35 का मैं से भाग विधि से ज्ञात करना है। 35 से पहले 80 को भाग दिया, 35 दूनी 70 होते हैं, 70 आ गया, 80 में से 70 गए, 10 बचा। अब 70 हो गया, 10 हो गया हमारा भाजक और ये हो गया 35 हो गया हमारा भाज्य। 10 दिया, 30 हो गए, 5 बचा, 2। अब इसका मैं से हो गया अंतिम वाला भाजक, यानी कि 5। ऐसे ही 306 और 630 का मैं से भाग विधि द्वारा, तो मैं से हो गया हमारा 18, यानी कि अंतिम वाला भाजक। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 में भी ऐसे ही है, 671, 8, 781 और 140 का मैं से भाग विधि से ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का ज्ञात करेंगे, फिर अंतिम संख्या का इस वाली संख्या का मैं से ज्ञात, इन दोनों का मैं से 11 आ गया। अब इस संख्या से इस संख्या को भाग देंगे। ठीक है, तो तीनों का मैं से 11 है और ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो यानी कि इसका मैं से 11 हो गया। अब उदाहरण नंबर 4, 575, 690, 920 और 253 का मैं से ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, 575, 690 का मैं से निकालेंगे, ये हो गया 115। ठीक है, अब 920 और 253 का मैं से निकालेंगे, ये हो गया 23। ठीक है, अब 23 की 920 और 253 का पैसे ज्ञात करेंगे, 920 और 253 का 900, तो ये हो गया 23 से ये। अब 115 और 23 का मैं से ज्ञात करेंगे, तो 575, 690, 920, 200 का मैं से हो गया 23। कैसे, क्योंकि 23 115 को भाग कर रहा है, 920 और सबको भाग कर रहा है। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मैं से ज्ञात कीजिए। पहला 25 और 40 है, करके दिखाते हैं। 25 और 40 है, इनके पहले गुणनखंड निकालते हैं 25 के। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो हो गया 5 गुना 5 और ये 40 है, 5 अट्ठे 40, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इसके हो गए 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो मैं से कितना हो गया इसका
5। ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, अगला है बी है 33 और 77। अब हम क्या करेंगे, 33 और 77 का पहले मैं से निकाल, 33 और 77 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम अब होगा 11, 11 एकम 11, 77 होगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम फिर 11 से। इसका तो हो गया 3 गुना 11 और इसका हो गया 7 गुना 11। इन दोनों के कॉमन क्या है 11, तो में से कितना हो गया हमारा 11, क्योंकि एक ही समापवर्तक है जो कि समान है 11 और वही हमारा। बाकी के सारे पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का में से याद करना है। पहला 442 और 1261 है। पहले हम क्या करेंगे, 442 को भाग देंगे किससे 1261 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दो चौके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 11 में से 4 गए 7। ठीक है, 5 बचा, 15 में से 8 गए 8, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 8 गए 3। ठीक है, अब इससे हम किससे भाग देंगे 442 को, 370 एकम 377, 2 में से 7 गए नहीं जा सकते, 12 में 7 गए 5, 13 में से 7 गए हैं। ठीक है, अब हम 65 में से 377 को भाग देंगे। ठीक है, ये होगा 65 के पहाड़े में 377 है, 25 30 36 36 और 3, 65 पंजे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 छंग 30 और 2 32, 325। 7 में से 5 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो 52। अब हम 52 से 65 को भाग देंगे, 52 एकम 52, ये हो गया 5 में से 2 गए 3, 13, 13 को अब हम 52 से भाग देंगे, 13 चौके हो गए 52, तो अंत में भाज्य क्या हुआ 13, तो ये हमारा हो गया में से बराबर कितना हो गया यानी कि 13। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 935 को 1320 से भाग देना है। 935 1300, 935 एकम 935 हो गया, घटाएंगे 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए कितने बचे 8, ये हो गया 12, 12 में से 9 गए 3। अब 385 को 935 भाग 900, 385 दूनी करेंगे, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 770। 5 में शून्य गया 5, 13 में से 7 गए 5, 8 इससे 7 गया 1, 155 को अब हम 385 भाग देंगे।
5 दिया 15 का 5 हाथ से लगा एक, 5 दिया 15 एक 16 का 6 हाथ से लगा एक, 3 एकम नहीं 2 जा चलेगा, 385 दूनी करेंगे, 155 दूनी करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा एक, 5 दूनी 10 और 11 का एक हाथ से लगा एक, 2 एकम 2 और 1 3, 310, ये बचा 75। अब 75 को 155 से भाग देंगे। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक अंत में शून्य नहीं आ जाता। 75 दूनी करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा एक, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 बचा, 75 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 को नीचे उतार लिया, पंजे, इसका में से कितना हो गया 5। ठीक है, ये इसका उत्तर है। बाकी के सारे इसी के तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। हम पढ़ेंगे तीसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 में 94 को भाग देने प्रत्येक दिशा में एक शेष। ठीक है, संकेत भी दे रखा है, प्रत्येक संख्या में से एक घटाने प्राप्त संख्या 124 तथा 93 का में से भी अभिन्न संख्या होगी। 125 94 को भाग देना है। संख्या हमारे पास है 125 और 94, इनका पहले हम में से निकालेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और ये 94 ऐसे। 23 तो अभिन्न संख्या 23 से करेंगे, 23 एकम 23, 94 ऐसे। 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47। 47 किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता। 47। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक शेष बच रहा है, तो यानी कि 5 गुणा 23 गुणा 2 47 जमा एक शेष बच रहा है, तो 1 और 1 यानी कि 2, इसको गुणा करेंगे। ये प्रश्न उस विधि से नहीं होगा, ये इस विधि से होगा। 125 है और 94 है, भाग देने पर बताना, तो 94 को पहले हम 125 से भाग देंगे, 94 एक कम हो गया, 94, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 12 में से 9 गए 3, 31। तो अब हम फिर 94 से भाग देंगे, 31 से 31 दिया होते हैं 93, कितना बचा 1, और कितना बचता है प्रत्येक दशा में 1, तो इसका में से कितना हो गया, संख्या क्या हुई, संख्या क्या हुई 31, ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। चौथा वाला आप स्वयं करेंगे, ये भी वैसे ही है, चौथा वाला स्वयं करेंगे। इसी के साथ ये वाला अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।